हेलो दोस्तों, मैं अनाम सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन पॉलिटी का यह हमारा 5वां लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने शेड्यूल तक कंप्लीट कर लिया, यानी कि अनुसूचियों तक पढ़ लिया है। अब हम आगे आर्टिकल्स को पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी भाग में। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे संविधान में भाग हैं, तो उन भाग को पढ़ते हुए हम आर्टिकल्स को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, भारत भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में संघ एवं उसके अधीन राज्यों की चर्चा हुई है, यूनियन और इट्स स्टेट। भाग 1 में इनकी चर्चा हुई है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का उल्लेख किया गया है। 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल किसमें है? भाग 1 में। और इसमें चर्चा किसकी हुई है? संघ एवं इसके अधीन राज्यों की चर्चा हुई है। तो आर्टिकल अब हम देखेंगे कि वो 4 आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इसमें क्या क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, या कहा गया आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट मतलब एक राज्य की बात नहीं कही गई है। स्टेट मतलब राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी, उसका एक संघ होगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 2 में भारत में नवीन राज्य एवं क्षेत्रों का प्रवेश, यानी कि भारत में नवीन राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश, एक्सटर्नल ऑफ न्यू स्टेट एंड टेरिटरीज इन इंडिया। जैसे कि सिक्किम, आपको पता है कि सिक्किम हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सिक्किम को भारत को सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि असम के साथ वह सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1 साल के लिए वह सह राज्य के रूप में रहा, उसने घूमा फिरा, भारत में देखा। अगर उसको भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर पसंद आते हैं, भारत के साथ रहना उसे पसंद आता है, तो उसे भारत का स्टेट बना लिया जाएगा। तो इसलिए पहले सह राज्य मिला 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसके बाद सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया गया, तो सिक्किम को भारत में ऐड कर दिया गया। तो भारत में नवीन राज्य एवं क्षेत्रों का प्रवेश किसमें बताया गया है? आर्टिकल 2 में। तो यह दूसरे देश, यानी दूसरे देश या दूसरे देश को भारत में एक राज्य के रूप में मिलाने की प्रक्रिया किसमें है? आर्टिकल 2 में। ठीक है, फिर आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का जन्म तथा नाम एवं सीमा में परिवर्तन, यानी कि नए राज्य बन सकते हैं, उनके नाम बदले जा सकते हैं, उनके सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। बर्थ ऑफ न्यू स्टेट एंड टेरिटरी इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि यह राष्ट्रपति की सलाह से होगा, और उनके चेंज इन देयर नेम एंड बाउंड्रीज, यानी कि उनका नाम और उनके बाउंड्रीज यानी कि उनका सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों में अभी नया एग्जाम्पल जम्मू और कश्मीर का देखा है। जम्मू और कश्मीर 2019 में जम्मू और कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। जैसे कि आप लोगों ने 2014 में देखा, उत्तराखंड से टूटकर तेलंगाना अलग हो गया। तो यह हमारे किस में दिया गया? आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि दूसरे देश को हम अपने देश में एक राज्य के रूप में मिला सकते हैं, और आर्टिकल 3 में बताया गया कि हमारे ही देश के जो राज्य हैं उनके हम नई बाउंड्री बना सकते हैं, नए राज्य का निर्माण उन्हें तोड़कर कर सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में देखिए, आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग होगा, तब राष्ट्रपति जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का हस्तक्षेप का अधिकार जो है वो आर्टिकल 368 में है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति किस किस चीज़ों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 4 में कहा गया कि जब आर्टिकल 2 और 3 का जब मतलब प्रयोग होगा, तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। भाग 1 में संघ और राज्य का चर्चा किया गया है, संघ और राज्य क्षेत्रों की, यानी केंद्र और राज्य की बात किया गया। इसमें 1 से 4 तक के आर्टिकल्स शामिल हैं। आर्टिकल 1 में यूनियन यानी संघ जो है उसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी की चर्चा की गई है। भारत के राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, यानी कि उसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आर्टिकल 2 में आप देख रहे हैं संसद की चर्चा की गई है, यानी कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं, जैसे कि सिक्किम को मिलाया। ठीक है, फिर आर्टिकल 3 में आप देख रहे हैं कि भारत के किसी भी राज्य को तोड़ सकते हैं बिना राज्य और राष्ट्रपति के सहमत से। ठीक है, इसमें किसी भी राज्य को तोड़ सकते हैं। फिर आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग होगा, तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, फिर अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल 5। अब
जो हमारा भाग 1 है वो आर्टिकल 4 तक ख़त्म हो जाता है। अब हमारा आता है भाग 2 यानी कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इस भाग 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक शामिल किया गया है। किसकी बात की गई है? नागरिकता की बात की गई है। तो देखिए, नागरिकता जो है सिंगल भारत में आप सबको पता है, मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है और यह ब्रिटेन से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? जैसे कि अगर आपके पास किसी और देश की नागरिकता है तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती, या फिर आप भारत के नागरिक हैं और आप किसी दूसरे देश में जाकर नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपके भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसी का अर्थ होता है सिंगल सिटीजनशिप। 26 नवंबर 1949 आर्टिकल 5 से 9 लागू हो गया, तब जब संविधान बना था, ठीक है, और बाकी के बाद में जोड़े गए, ठीक है। तो आर्टिकल 5 से 11 हम पढ़ेंगे भाग 2 में। कोई भी देश अपने नागरिकों को विशेष अधिकार देता है, वही सिटीजनशिप कहलाता है, ठीक है। किसी भी देश के द्वारा अपने नागरिकों को दिया गया विशेष अधिकार क्या कहलाता है? सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है और यह ब्रिटेन से लिया गया है, आप सबको पता है। 1955 के अधिनियम पर आधारित है, ठीक है। पहला संविधान संशोधन जो है वो 1986 में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में नागरिकता की परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 5 में क्या है? नागरिकता की परिभाषा दी हुई है। जब संविधान बना तब उन सबको नागरिकता दी जो भारत में थे। आर्टिकल 5 में बताया गया कि जब हमारा संविधान बना तो उन सबको नागरिकता दी गई जो भारत में थे। जैसे संविधान का प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950, तो जो भारत में निवास कर रहा व्यक्ति था वह सब भारत का नागरिक होगा। भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत में हो, कम से कम 5 वर्ष भारत का निवासी हो, ये सब कंडीशन रखे गए, उन सबको नागरिकता दी गई। फिर आर्टिकल 6 आता है, तो आर्टिकल 6 में बताया गया कि संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी कि जो संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे, ऐसे लोगों को नागरिकता दी गई आर्टिकल 6 में, ठीक है। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ चुके थे उन्हीं को नागरिकता दी गई, या फिर उसके बाद आए और 6 मंथ का उनके पास रजिस्ट्रेशन हो, उनको आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दी गई। फिर आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता दी गई, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत से जो पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले ही भारत लौट आए उन्हें नागरिकता दी गई, यानी कि वो संविधान बनने के बाद पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था उसके पहले ही भारत लौट आए तो आर्टिकल 7 के तहत उन्हें नागरिकता दी गई। फिर आता है आर्टिकल 1, इसमें भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रहते थे उन्हें नागरिकता दी गई, यानी कि जो विदेशी भ्रमण पे थे, नौकरी करने गए थे या भारत के नागरिक थे, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, यह आर्टिकल 8 में कहा गया। यानी कि जो विदेश में रह रहे हैं, केवल घूमने गए हैं या वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं या वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप के तहत समाप्त नहीं की जाएगी। लेकिन जब वो वहाँ की नागरिकता धारण कर लेंगे, वहाँ के नागरिक हो जाएंगे विदेश के, तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है कि जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहे हैं उनको नागरिकता रहेगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 9 आता है। आर्टिकल 9, अब यहाँ तक देखिए आर्टिकल 8 तक आपको नागरिकता किनको किनको मिली यह बताया गया है। आर्टिकल 9 से नागरिकता कैसे समाप्त होगी इसकी बात की गई है कि किनकी नागरिकता समाप्त की जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 9 में कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। 2 देशों की नागरिकता एक साथ नहीं मिल सकती। फिर आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। नागरिकता के अधिकारियों को केवल संसद द्वारा निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, तब तक आप भारत के नागरिक रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप देश विरोधी कार्य में संलिप्त पाए जाएंगे आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी, आर्टिकल 10 में बताया गया है। फिर आता है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, और जिम्मेदारी किसको दी गई है? गृह मंत्रालय को दी गई है, ठीक है।
समझ में आया? या इसका उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 11 में। भारत में जो पहला सिटीजनशिप एक्ट आया वो 1955 में आया। इसमें 5 टाइप की नागरिकता दी गई कि नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाएगा, और 3 टाइप दिया गया कि नागरिकता कैसे समाप्त किया जाएगा। तो पहले हम देख लेंगे कि नागरिकता प्राप्त कैसे करेंगे। तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर यानी कि जो 1986 से पहले भारत में जन्म लिए हों, उनके माता पिता भारतीय हों, उनको नागरिकता दी जाएगी। दूसरा, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर यानी बाई डिसेंट यानी वंश परंपरा के आधार पर, जैसे कि विदेश में जन्मे हो या फिर उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, तो वंश के आधार पर। तीसरा, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर कैसे दी जाएगी? तो लगातार 7 साल से भारत में रह रहे हो, इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाती है। राष्ट्रमंडल जो देश है उनको नागरिकता इसी विधि के द्वारा दी जाती है, पंजीकरण के द्वारा। इसका मतलब है कि 7 साल से वो लगातार भारत में रह रहे हो, 7 सालों का उनका भारत में रजिस्ट्रेशन हो, तो बाई रजिस्ट्रेशन विधि से उनको नागरिकता दी जाती है। फिर चौथा है बाई नेचुरलाइजेशन यानी कि देसीकरण। देसीकरण के माध्यम से, देसीकरण मतलब क्या होता है कि भारत में 10 साल से रह रहे हो या भारत के प्रति सकारात्मक हो, जैसे कि किसी एक फील्ड में माहिर हो, जैसे कला में, विज्ञान में, संगीत में आदि में निपुण हो, तो उन्हें आर्टिकल बाई नेचुरलाइजेशन यानी देसीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जाएगी। फिर नागरिकता प्राप्त करने का जो 5वां विधि है वो है अर्जित भूमि के आधार पर, बाई एक्वायर्ड टेरिटरी यानी अर्जित भूमि के आधार पर, यानी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोग स्वतः ही नागरिक हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 2 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया, तो वहाँ सिक्किम के जितने भी लोग थे वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए। इन 5 विधियों से भारत की नागरिकता प्राप्त करने की विधि बताई गई है। कौन कौन सी? बाई बर्थ, बाई डेसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई एक्वायर टेरिटरी यानी कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देसीकरण के आधार पर और अर्जित भूभाग के आधार पर। अब 3 ऐसे माध्यम बताए गए हैं जिसकी तरह से आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला है स्वतः त्याग यानी कि आप खुद ही रिजाइन दे दें, स्वतः त्याग कर दें, आप नागरिकता का त्याग कर दें। दूसरा है बर्खास्तगी यानी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा है वंचित करना यानी अगर आप देश विरोधी कार्य कर रहे हैं या संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, पागल या दिवालिया हो गए हैं, धोखे से भारत की नागरिकता ले ली गई हो, या बिना बताए 7 वर्षों से विदेश में रह रहे हो, भारत को नहीं पता हो कि आप विदेश में रह रहे हैं, तो ऐसे में आपको वंचित कर दिया जाएगा भारत की नागरिकता से। तो 3 तरह से भारत की नागरिकता समाप्त करी जाएगी। स्वतः आप छोड़ दें, आप दूसरे देश में नागरिकता ले चुके हों और आप पागल या दिवालिया हो गए हों, संविधान का उल्लंघन कर रहे हों, देश विरोधी कार्य कर रहे हों, और आप 7 वर्षों से विदेश में रह रहे हों और भारत को नहीं पता हो, देश को नहीं पता हो, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा नागरिकता प्राप्त कैसे किया जाता है और नागरिकता समाप्त कैसे होती है। तो हमने आर्टिकल 1 से लेकर और आर्टिकल 11 तक पढ़ा, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ये सब हमने पढ़ लिया है। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्य एवं संघ होगा। आर्टिकल 2 में भारत में नवीन राज्य एवं क्षेत्रों का प्रवेश। आर्टिकल 3 में आपको बताया गया है कि भारत के किसी राज्य को तोड़ सकते हैं बिना उस राज्य और राष्ट्रपति की सहमति से। आर्टिकल 4 में कहा गया है जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग होगा तब राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर आता है आपका आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि जब संविधान बना तब उन सबको नागरिकता दी जाएगी जो भारत में थे। आर्टिकल 6 में कहा गया संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 7। इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान, स्वतंत्रता के बाद जो भारत से पाकिस्तान चले गए और संविधान बनने से पहले ही भारत लौट आए, उनको नागरिकता दी जाएगी आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 में विदेशी भ्रमण, नौकरी करने, विदेश में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, या आर्टिकल 8 में बताया गया। आर्टिकल 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे, लेकिन जहां आप देश विरोधी कार्य किए तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, आर्टिकल 10 में कहा गया। आर्टिकल 11 में नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, और यह जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की होती है, या किस में कहा गया? आर्टिकल 11 में। ठीक है।
नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां हैं 5 विधियां हैं, और नागरिकता त्यागने की, समाप्त होने की 3 विधियां हैं। ये भारत के पहले संविधान संशोधन 1955 में ऐड किया गया। तो 5 विधियां कौन कौन सी हैं? तो वो पहली है जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि, इन 5 विधियों पे आपको नागरिकता मिल जाएगी। और नागरिकता समाप्त कैसे होगी? तो नागरिकता आपकी 3 विधियों से समाप्त होगी: विदेश की नागरिकता लेने पर, अपने इच्छा अनुसार नागरिकता छोड़ने पर, और देश विरोधी कार्य करने पर। ठीक है, 3 विधियों से आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे भाग 3, जो बहुत बड़ा है। इसमें फंडामेंटल राइट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 3 को इसके आगे के वीडियो में। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तथा बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। इसके आगे के वीडियो में हम भाग 3 फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, जो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।